हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और एग्जाम के साथ साथ आपको ये टेंशन हो रही होगी सर अमेंडमेंट कैसे प्रिपेयर करें। तो मैं आप लोगों के लिए अब लेकर आया हूं कि लॉ के ऐसे कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं जो आपके एग्जाम यानी कि नवंबर 2016 में एप्लीकेबल हैं। अमेंडमेंट की शुरुआत करेंगे बिजनेस लॉ से, और बिजनेस लॉ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और जैसे कि आप जानते हैं कि एग्जाम में इससे हर बार क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इससे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में क्या क्या अमेंडमेंट्स आए हैं। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट सिर्फ दो सेक्शंस में आए हैं। वन इज सेक्शन 6 एंड द अदर वन इज सेक्शन 142। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि सेक्शन 6 में क्या अमेंडमेंट आए हैं। सेक्शन 6 है किसका? सेक्शन 6 है चेक का सेक्शन। सेक्शन 6 में चेक की डेफिनेशन है। तो चेक की डेफिनेशन पहले कुछ और थी, लेकिन जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया तो उसने चेक की डेफिनेशन को चेंज कर दिया। और क्या चेंजेस आए इनकी हम बात करने वाले हैं। सो चेंजेस जो आए वो ये आए। देखिए, पहले चेक की जो डेफिनेशन थी सेक्शन 6 में क्लॉज ए में चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इसका मीनिंग था इट मीन्स कंटेनिंग द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ ए पेपर चेक, राइट। मिरर इमेज ऑफ ए पेपर चेक एंड जनरेटेड, रिटर्न एंड साइंड इन ए सिक्योर्ड सिस्टम यूजिंग ए डिजिटल सिग्नेचर। यानी कि यहां दो तरह के चेक आए। फर्स्ट वन इज ट्रॉन्केटेड चेक एंड द अदर वन इज इलेक्ट्रॉनिक चेक। ये ट्रॉन्केटेड चेक सर कौन से चेक होते हैं? देखिए, ट्रॉन्केटेड का मतलब होता है छोटा करना। ट्रॉन्केटेड चेक का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप किसी बैंक को एक चेक प्रेजेंट करते हैं तो बैंक उस चेक को स्कैन करता है। तो अगर आपने मुझे HDFC बैंक का चेक दिया है और मेरा बैंक अकाउंट ICICI बैंक में है, तो जब वो मैं चेक ICICI बैंक में प्रेजेंट करूंगा तो ICICI बैंक वाले ना उस चेक को स्कैन करेंगे और चेक को स्कैन करके उस चेक को फॉरवर्ड कर देंगे किसको? HDFC बैंक को। तो ICICI बैंक में मैंने चेक प्रेजेंट किया क्योंकि उससे मेरा अकाउंट है। वो बैंक अब HDFC बैंक को जाएगा, लेकिन उस चेक को पहले स्कैन किया जाएगा। जब चेक को जब स्कैन कर लेते हैं तो स्कैन करने के बाद जब उसकी जो कॉपी बनती है उसे हम बोलते हैं मिरर इमेज ऑफ ए पेपर चेक, और उसे ही कहते हैं ट्रॉन्केटेड चेक। उसे ही ट्रॉन्केटेड चेक का नाम दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ इस डेफिनेशन में लिखा हुआ था एंड जनरेटेड, रिटर्न एंड साइंड इन ए सिक्योर्ड सिस्टम यूजिंग ए डिजिटल सिग्नेचर। यानी कि वो चेक जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बना है जिसके लिए डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल किया गया है। अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर के बारे में नहीं पढ़ा है, आप नहीं जानते कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, तो प्लीज जरूर पढ़िए, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चेक के केस में। डिजिटल सिग्नेचर यूज करने के लिए यूज कौन करते हैं, ये सारी बातें आप सर्च कीजिए। वैसे आपको बता दूं कि प्रोफेशनल्स डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करते हैं। जब ROC में फाइलिंग होती है तो भी डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल किया जाता है, और डिजिटल सिग्नेचर की एक की बाय करनी पड़ती है जिससे कि डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली साइन किया जा सकता है। तो डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए मुझे किसी पेन की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे की जरूरत है। एक की जरूरत होती है और उस की के थ्रू मैं किसी भी डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली साइन कर सकता हूं। ये की दिखने में ना पेन ड्राइव की तरह होती है। पेन ड्राइव की तरह की होती है जिसे आपने लैपटॉप में या सिस्टम में USB की जगह लगाएंगे और उसके बाद आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे डिजिटली साइन कर सकते हैं। उस की के बिना उस डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइन नहीं किया जा सकता। तो सर इसका इस्तेमाल CA CS प्रोफेशनल्स काफी करते हैं। तो उसके लिए कहा गया डिजिटल सिग्नेचर, वो चेक जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जनरेट हुआ, जिसके ऊपर पेपर इंक वाले साइन नहीं थे। इट वॉज कंप्लीटली जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिकली। तो देखिए, सेक्शन 6 की जो डेफिनेशन पुराने वाले एक्ट में थी, यानी कि ओरिजिनली जो डेफिनेशन थी, उसने दो चीजों को इंक्लूड किया। उसने पेपर चेक को भी इंक्लूड किया, इलेक्ट्रॉनिक चेक को भी इंक्लूड किया। लेकिन अब जानते हैं कि न्यू डेफिनेशन क्या आई है चेक की। तो अगर मैं नई डेफिनेशन की बात करूं तो ये कहता है मीन्स चेक ड्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, राइट। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेक बना है, पेपर चेक बुक का इस्तेमाल यहां नहीं हुआ है। तो बैंक ने यहां हमें चेक बुक इशू नहीं की है। बाय यूजिंग एनी कंप्यूटर रिसोर्स,
किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, रिसोर्स के थ्रू, एंड साइंड इन ए सिक्योर सिस्टम। सिक्योर सिस्टम, ये भी एक डिफरेंस है कि सिक्योर सिस्टम के थ्रू चेक को बनाया गया हो विथ ए डिजिटल सिग्नेचर एंड एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एज द केस मे बी। सर ये डिजिटल सिग्नेचर, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, सिक्योर्ड सिस्टम, ये सारी बातें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में गिवन है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में इन सारे वर्ड्स का मीनिंग डिफाइंड है। तो इस एक्ट में ये एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, कंप्यूटर रिसोर्स, इन सब का मीनिंग क्या होगा? इन सब का वही मीनिंग होगा जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में गिवन है। सो डिफरेंस जो दोनों डेफिनेशंस को देखने पे निकल के आ रहा है, वो डिफरेंस ये आ रहा है कि सर यहां पेपर चेक के बारे में भी, यानी कि मिरर इमेज ऑफ ए पेपर चेक को भी इंक्लूड किया गया था, लेकिन जो नई डेफिनेशन आई है उसने मिरर इमेज को इलेक्ट्रॉनिक चेक के डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया है। ऐसा क्यों किया गया है? तो मुझे लगता है कि ऐसा करने का रीजन शायद बैंक्स का या आरबीआई का सजेशन रहा होगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इस डेफिनेशन में मॉडिफिकेशन किया है। तो ये मुझे लगता है कि ये बैंकिंग पर्पस के लिए इजी बनाने के लिए और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया होगा। एक और डेफिनेशन, एक और अमेंडमेंट जो सेक्शन 142 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में आई है, अब हम उसकी बात करने वाले हैं। सो अब डिस्कस करते हैं सेक्शन 142 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। एक नया सेक्शन भी अमेंड किया है और साथ ही साथ कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं सेक्शन 142 में। सेक्शन 142 का अमेंडमेंट एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी अमेंडमेंट है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये अमेंडमेंट आने के बाद कोर्ट्स का काम बहुत रीशफल हो गया था। इस अमेंडमेंट का नाम और ये अमेंडमेंट किसके बारे में है? सो दिस अमेंडमेंट इज अबाउट कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन। ये अमेंडमेंट कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बारे में है। तो ज्यूरिसडिक्शन के बारे में ये है कि अगर कोई चेक डिसऑनर हुआ, 138 सेक्शन 138, अगर सेक्शन 138 के अकॉर्डिंग कोई चेक डिसऑनर हुआ है तो कौन से कोर्ट में केस फाइल किया जाएगा? तो इसके लिए दो बातें इस एक्ट में बता दी गई हैं। इसके लिए दो बातें बताई गई हैं। दो पॉइंट्स आए हैं कि अगर पेई जिसके फेवर में ये चेक बना है, पेई ने अगर ये चेक प्रेजेंट किया है, अगर पेई ने ये चेक प्रेजेंट किया है कलेक्टिंग बैंक को, और वो कलेक्टिंग बैंक जिसमें कि बैंक अकाउंट है किसका? पेई का। तो पेई, ओके, ड्रॉयर जिसने कि चेक बनाया, ड्रॉई बैंक को बोलते हैं। पेई जिसके फेवर में चेक बना है, तो मान लीजिए कि पेई रहने वाला है दिल्ली का, और पेई ने अगर ये चेक आईसीआईसीआई कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली, क्योंकि ड्रॉई का जो बैंक अकाउंट है वो आईसीआईसीआई बैंक सीपी न्यू दिल्ली में है, कनॉट प्लेस दिल्ली में जगह है, उस ब्रांच में पेई का बैंक अकाउंट है, और उसने चेक को प्रेजेंट किया और चेक डिसऑनर हो गया। अब क्वेश्चन ये आया कि केस कहां फाइल होगा? पहले ये प्रोविजन था कि ड्रॉयर का अकाउंट जहां होगा, ड्रॉयर जिसने चेक बनाया उसका अकाउंट जिस बैंक में होगा, जिस ब्रांच में होगा, वो ब्रांच जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आएगी। ज्यूरिसडिक्शन बेसिकली मींस पावर टू एंटरटेन, पावर टू एंटरटेन। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग हाई कोर्ट्स होते हैं, और उन हाई कोर्ट्स में पूरे स्टेट्स की कोर्ट्स उनके ज्यूरिसडिक्शन में आती हैं। तो अलग अलग शहरों की, अलग अलग एरियाज की कोर्ट्स बनी होती है और उनका अपना अपना ज्यूरिसडिक्शन होता है। तो क्वेश्चन ये आता है केस कहां फाइल होगा? तो अगर पेई ने चेक प्रेजेंट किया कलेक्टिंग बैंक, यानी कि कलेक्टिंग बैंक उसका बैंक, और वो बैंक कौन सा था? आईसीआईसीआई कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली। तो कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली में जो आईसीआईसीआई बैंक है, वो आईसीआईसीआई बैंक जिस
कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आता है। वो बैंक जिस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आता है। मान लीजिए दिल्ली में 30,000 कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आता है। 30,000 दिल्ली में कोर्ट है, तो अगर 30,000 कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आता है तो कोर्ट कहां फाइल होगा, तो कोर्ट केस कहां फाइल होगा, तो कोर्ट केस दिल्ली की 30,000 कोर्ट में फाइल होगा। राइट। अच्छा, मैं ये बोलता हूं कि अगर पेई ने उसे ड्रॉई बैंक के पास लेके गया, पेई उस चेक को ड्रॉई बैंक के पास में लेके गया और ड्रॉई बैंक से काउंटर पे पेमेंट डिमांड किया। इस बार पेई ने अपने बैंक अकाउंट के लिए चेक को प्रेजेंट नहीं किया है, यानी कि इस बार उसने अपने बैंक अकाउंट वाली ब्रांच को, यानी कि जिस बैंक में उसका अकाउंट है, उस बैंक को चेक नहीं दिया है। वो ड्रॉयर की ब्रांच में गया है, मान लीजिए सेल्फ का चेक है और चेक इन कैश करवाने काउंटर पे गया है और काउंटर पे उसने पैसा डिमांड किया है और काउंटर पे उसे बताया गया है कि बैंक अकाउंट में पैसा है ही नहीं और चेक डिसऑनर हो चुका है। सो इन दैट केस कोर्ट केस कहां फाइल होगा, तो इन दैट केस उसने काउंटर पे पेमेंट डिमांड किया, तो जिस बैंक की ब्रांच में पेमेंट डिमांड किया गया, तो ड्रॉयर का चेक, मान लीजिए ड्रॉयर का चेक था दिल्ली का और दिल्ली में ही मान लीजिए ग्रेटर कैलाश में, ग्रेटर कैलाश में ड्रॉयर की ब्रांच है, ड्रॉयर का बैंक है और उसकी ब्रांच जीके में है। पेई वहां गया, चेक प्रेजेंट करता है और वहां चेक क्या हो गया, डिसऑनर। तो अब केस कहां फाइल होगा, तो जिस काउंटर पे, जिस ब्रांच में बैंक ने उसे पे करने से रिफ्यूज कर दिया, वो बैंक की ब्रांच, उस बैंक की ब्रांच। तो अगर ड्रॉई कहां गया था, ड्रॉई गया जीके, ग्रेटर कैलाश गया और वहां बैंक के सामने चेक प्रेजेंट किया और कैश पैसा डिमांड किया काउंटर पे। तो काउंटर पे अगर मना कर दिया गया तो जीके वाली जो ब्रांच है जिस भी बैंक की है, मान लीजिए एसबीआई बैंक है, तो वो ब्रांच जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आती है, तो वो ब्रांच जिस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आती है, उस कोर्ट में ये केस फाइल होगा। तो ये ज्यूरिसडिक्शन चेंज हो गया। अगर सेल्फ का चेक है, ज्यूरिसडिक्शन बदल जाएगा। काउंटर पेमेंट लेनी है, ज्यूरिसडिक्शन बदल जाएगा। अकाउंट से पेमेंट लोगे तो ज्यूरिसडिक्शन चेंज हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। इस अमेंडमेंट के आने के बाद सारे कोर्ट्स में जो पुराने वाले मैटर्स पेंडिंग थे, उन सारे के सारे मैटर्स को ट्रांसफर कर दिया गया और कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को बदलने से सारे के सारे कोर्ट्स इंडिया में एक शहर से दूसरे शहर, एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर हो गए। एक इंटरेस्टिंग बात और ऐड की गई कि अगर सेम ड्रॉयर सेम पेई और उनके बीच में अगर मल्टीपल सूट्स चल रहे हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिसऑनर के, चेक डिसऑनर के मान लीजिए केस चल रहे हैं और एक केस चल रहा है किसी एक पर्टिकुलर कोर्ट में और दूसरा केस अगर किसी और पर्टिकुलर कोर्ट में फाइल किया गया है, पार्टीज सेम है, तो उन सारे केसेस को एक ही कोर्ट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कौन सी कोर्ट में शिफ्ट किया जाएगा, जिस कोर्ट में पहली बार चेक डिसऑनर का केस फाइल किया गया था। तो अगर मुझे किसी के ऊपर केस फाइल करना है चेक डिसऑनर का, तो मैंने जो पहला केस फाइल किया, वो पहला केस मान लीजिए मैंने मुंबई की कोर्ट में फाइल किया, उसके बाद दूसरा केस में फाइल कर रहा हूं दिल्ली की कोर्ट में। सो द आंसर इज कि आपका जो दूसरा जो केस था वो दिल्ली की कोर्ट से निकलकर मुंबई की कोर्ट में ट्रांसफर होगा। यानी कि अगर पार्टी सेम है और चेक डिसऑनर का केस है, तो उस केस की सुनवाई अलग अलग कोर्ट्स में नहीं चलेंगी, उन सब की प्रोसीडिंग किसी एक कोर्ट में चलेगी जिस कोर्ट में ये मैटर चल रहा था। और ये अमेंडमेंट आने के बाद पुराने जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केस थे, यानी कि चेक डिसऑनर के केस थे, वो सारे के सारे केस कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, वो सारे के सारे केस ट्रांसफर हो जाएंगे इन कोर्ट्स में,
जिन कोड्स को यहाँ इस सेक्शन 142 में डिफाइन किया गया नया प्रोविजन जोड़ के। सो ये दो मेजर अमेंडमेंट्स है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की। इसके अलावा कुछ और अमेंडमेंट भी है बिजनेस लॉ की, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।